हेलो एंड नमस्कार। नए सफ़र के इस दौर में मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। अपने कुछ भी शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपने जो रास्ता चुन लिया है, आपने जिस मंजिल तक पहुँचने का इरादा कर लिया है, उस मंजिल तक पहुँचने से पहले थकना मत, उस मंजिल तक पहुँचने से पहले रुकना मत। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इमेजिनेशन करवाना चाहता हूँ। इमेज कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा, अपने माइंड के अंदर एक इमेज बनाने की कोशिश करना कि पूरा घनघोर अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं भी प्रकाश का, कहीं भी रोशनी का नामो निशान नहीं है और आप उस अंधेरे के अंदर सुनसान इलाके के अंदर बैठे हुए हैं। आपके पास एक माचिस है, आप माचिस की तिल्ली निकालते हैं और तिल्ली जलाते हैं। तिल्ली जलाते ही क्या होता है, जितनी उस तिल्ली की सामर्थ्यता होती है उतना वो रोशनी कर देती है। अब एक मोमेंट के लिए अपनी लाइफ को इमेजिन कीजिए। कई बार आपके सामने ऐसा पल आता है, ऐसे मोमेंट आते हैं जब आपको अपनी लाइफ के अंदर और कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले से ही 2-3 बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ, मेरा अब तक नहीं हुआ, आगे होगा या नहीं होगा। लॉ के सेक्शन याद करना बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे याद होंगे या नहीं होंगे। आरजेएस का, डीजीएस का या अदर स्टेट जो जुडिशियल एग्जाम्स है उनका कंपटीशन का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। मैं ये कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, या और भी हजारों तरह की परेशानियां हमें घेर रहती हैं। ये सभी के सभी परेशानियां उसी अंधेरे की तरह हैं और उन सब परेशानियों के बीच में हम एक माचिस की तिल्ली की तरह होते हैं। इमेजिन कीजिएगा, हम हार मान के बैठ जाते हैं, यार हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम क्विट कर देते हैं, हम कुछ और करने की सोच लेते हैं। अब जब उस मोमेंट को याद कीजिएगा जब मैंने आपको कहा था कि पूरा घनघोर अंधेरा है और उस घनघोर अंधेरे के अंदर आप एक माचिस की तिल्ली लिए बैठे हैं। जब आप उस माचिस की तिल्ली को जलाने लगे थे तो क्या उस माचिस की तिल्ली ने ये सोचा था कि मैं छोटी सी एक तिल्ली क्या कर पाऊंगी, इतना ज्यादा अंधेरा है, क्या मैं छोटी सी तिल्ली उस पूरे अंधेरे को दूर कर पाऊंगी? उस तिल्ली ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, उसने जलने का प्रयास किया, वह जली और जितना उससे हो सका उसने उतना अंधेरे को दूर किया। तो जब एक माचिस की तिल्ली एक निर्जीव प्राणी होकर, वो सजीव प्राणी नहीं है, एक निर्जीव होकर अपनी सामर्थ्यता के अनुसार चलने का, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार जलने का जज्बा दिखा सकती है, तो क्या हम इंसान होकर अपनी सामर्थ्यता के अनुसार जलने का जज्बा नहीं दिखा सकते? भाई अगर हम अकेले इंसान होते तो अलग बात थी, हम स्टूडेंट भी हैं और अकेले स्टूडेंट होते तो अलग बात थी। हम लॉ के स्टूडेंट हैं, LLB कंप्लीट कर चुके हम स्टूडेंट हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि हमारे सामने ये छोटी छोटी बातें आती है ना, क्या सिलेबस होगा कि नहीं होगा, बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सेक्शन याद रहेंगे या नहीं रहेंगे, या आगे से ही मैं 2-3-4 अटेम्प्ट दे चुका हूं, अब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं क्विट करना चाहता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं। तो इन सब बातों को एक बार साइड में रख दीजिए और उस माचिस की तिल्ली को याद कीजिए। जिस तरह से उस माचिस की तिल्ली ने पूरे अंधेरे को इग्नोर करते हुए जलने की कोशिश की, जली और अंधेरे को दूर किया, उसी तरह आप अपने सामने आने वाले इन सभी क्वेश्चनों को दूर करते हुए, इन सभी क्वेश्चनों को इग्नोर करते हुए जलने का प्रयास कीजिए, चलने का प्रयास कीजिए, अपने रास्ते पर अपनी मंजिल को देखने का प्रयास कीजिए, उसको पाने का प्रयास कीजिए। डेफिनेटली एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता आपके कदम नहीं चूमे। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था इमेजिन कीजिए अपने माइंड के अंदर एक पल ऐसी इमेज को। तो जो आपने इमेजिनेशन किया था ना, वो एक बहुत अच्छा मेथड होता है पढ़ने का। एक बात मैं शुरू में ही आपको क्लियर कर देता हूं कि अब तक आपने बहुत लो पढ़ा होगा, LLB आपने की है, 3 साल तक वहां पढ़ा होगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने RGS की और किसी एग्जाम्स की पहले से तैयारी कर रखी है, अटेम्प्ट दे रखे हैं, तो उन्होंने तो और भी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन मैं दावा करता हूं कि अब तक जो कुछ आपने पढ़ा है उससे एक अलग तरीके से,
उससे एक बिल्कुल नए तरीके से हम लॉ को पढ़ने वाले हैं। जिस मेथड से आपने पढ़ा था उस मेथड को कुछ टाइम के लिए भूल जाइएगा, कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं कहता हमेशा के लिए भूल जाइएगा, कुछ टाइम के लिए उस मेथड को भूल जाइएगा। जिस तरीके से मैं आपको लॉ पढ़ाने वाला हूं, जिस तरीके से हम लॉ की क्लासेस आगे लेने वाले हैं, उस तरीके से आप कुछ टाइम के लिए 10 दिन, 15 दिन, महीने भर मेरे साथ चल के देखिएगा। यदि आपको मजा नहीं आए, यदि आपको लॉ की तैयारी के अंदर अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होने लगे, तब आप कहिएगा कि सर नहीं, हमारा मेथड ही सही था। आपको फिर बता दूं, हमारा मेथड बिल्कुल अलग मेथड होगा, हमारा मेथड बिल्कुल निराला मेथड होगा। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर वो जज्बा है, क्या आपके अंदर वो जोश है कि यस सर, कुछ भी हो जाए हम आरजीएस को या जुडिशरी सर्विसेज, किसी भी स्टेट की जुडिशरी में जाने के सपने को जो हमने देखा है, हम उसको पूरा करना चाहते हैं? यदि आपके अंदर वो जज्बा है, यदि आपके अंदर वो जोश है, तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के बताइएगा, यस सर, हमारे अंदर वो जज्बा है, वी आर रेडी सर। इस तरह का कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख के दिखाइएगा। एक बार आप सबका वी आर रेडी का कमेंट मेरे पास आना चाहिए, आपका एनर्जेटिक कमेंट मेरे पास आना चाहिए। जो आपका एनर्जेटिक कमेंट बॉक्स के अंदर आएगा, जो जिस जोश के साथ आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखोगे, आपका वही जोश, आपकी वही एनर्जी मुझे दुगनी एनर्जी देगी, और यह दुगनी एनर्जी हमारी इस क्लास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि लॉ को हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो ये अलग तरीका कौन सा होगा, किस किस तरीके का हम यूज करेंगे, कौन कौन से मेथड का हम यूज करेंगे, उन सब मेथड के बारे में एक एक करके मैं आज की क्लास में चर्चा करूंगा। आज की क्लास में केवल हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे, केवल उन मेथड्स के बारे में जानेंगे जिन तरीकों का यूज करते हुए हम आगे की पूरी लॉ क्लासेस को पढ़ने वाले हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि आरजीएस का या अदर स्टेट्स की जुडिशरी है, जिस कॉमन जो मेजर एक्ट होते हैं, स्टेट जो लोकल एक्ट हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो कॉमन मेजर एक्ट है उन सभी को मैं आपको यूट्यूब के ऊपर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं उस मेथड की चर्चा करूंगा जिन मेथड से हम पूरा आरजीएस का या पूरा सिलेबस जुडिशरी का जो है उस सिलेबस को हम करने वाले हैं। तो पहला जो मेरा मेथड है वह मेथड है मेरा इमेजिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है? इमेजिनेशन मेथड। इमेजिनेशन मेथड जैसे याद करो, कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको कहा, इमेजिन कीजिए, एक इमेज माइंड के अंदर क्रिएट कीजिए कि एक ऐसा है कि घोर अंधेरा है, आप माचिस लिए बैठे हो, तो शायद आप में से कुछ लोगों ने उसको इमेजिनेशन किया भी होगा। हम पूरे के पूरे लॉ को इसी तरह से इमेजिन कर करके पढ़ने वाले हैं। जब भी आप लॉ के किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने लगो, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने लगो, किसी भी डेफिनेशन को पढ़ने लगो, तो सबसे पहले आप उस लॉ की डेफिनेशन के बारे में, उस लॉ के बारे में या उस अपराध के बारे में अपने माइंड के अंदर एक इमेज सोचिए। जैसे ही आपके दिमाग के अंदर किसी अपराध का नाम आता है, तो आपके दिमाग के अंदर किसी न किसी इमेज की क्रिएटिविटी तो होती ही होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, एग्जाम्पल मैं लेता हूं, यदि हम बात करते हैं आईपीसी के अंदर एक सेक्शन आता है हमारे पास, सेक्शन 121। सेक्शन 121 क्या कहता है? ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध। अब यदि राज्य के विरुद्ध अपराध की यदि बात आ रही है, तो जैसे ही आपने वो शब्द पढ़ा राज्य के विरुद्ध अपराध, तो आप अपने माइंड के अंदर इमेजिन करने लगो, यार ऐसी कौन सी चीज है जो राज्य के विरुद्ध अपराध हो सकती है? तो शायद हो सकता है आपके माइंड के अंदर दंगे की इमेज आए। दिल्ली के अंदर राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, शायद आपके माइंड के अंदर उन चीज की इमेज आई। हो सकता है आपके माइंड के अंदर कोई आतंकवादी हमले की इमेज आई। उरी के अंदर हमला हुआ था, पठानकोट के अंदर हमला हुआ था, हमारी संसद के ऊपर हमला हुआ था, हो सकता है आपके माइंड के अंदर वो इमेज आई। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले से कोई मूवी देख रखी हो, कोई पिक्चर देख रखी हो, उस मूवी की या उस पिक्चर की इमेज आपके माइंड के अंदर आ रही हो। तो हो सकता है कि कोई राजनेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, आपने मूवी के अंदर देखा है कि भाषण दे रहे थे, अचानक से कोई आता है, उन पे अटैक करता है, गोलियां चलाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह की कोई ना कोई तो इमेज आपके माइंड के अंदर आ रही होगी ना। तो जो भी इमेज आपके माइंड के अंदर आ रही है, तो क्या आप देखने की कोशिश करो, क्या ये राज्य के विरुद्ध अपराध हो सकते हैं? दावा है मेरा आपसे, यदि आपने इस तरह की 2, 3 या 4 इमेज अपने माइंड के अंदर सेट कर ली, या अपने माइंड के अंदर आपने इमेजिन कर ली जो आप अब तक देख चुके हो, उन्हीं इमेजों को आपने इमेजिन करना है। यदि आपने ऐसी 2-3 इमेज ही आपने अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर ली, तो आप उस
कंसेप्ट जिसको आप पढ़ने वाले हो, उस डेफिनेशन जिसको आप पढ़ने वाले हो, उसके जितने भी इंग्रेडिएंट है ना, एक एक इंग्रेडिएंट को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी के सभी इंग्रेडिएंट इन इमेजेस के माध्यम से आपके माइंड के अंदर हूबहू छप जाने वाले हैं। सभी के सभी इंग्रेडिएंट आपको कहेंगे कि अब मुझे भूल के दिखा हिम्मत है तो। सर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप इमेजिन करके देखिएगा ऐसा होता है या नहीं होता। आप आज ही आईपीसी के सेक्शन 121 पढ़ के देखना। पहले आप इस तरह की कोई इमेज अपने माइंड के अंदर क्रिएट करना, उसके बाद सेक्शन 121 को पढ़ के देखना। आप अपने आप महसूस करोगे कि हाँ ऐसा होता है। सेक्शन भूल ही नहीं पाओगे, सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट है उनको भूल ही नहीं पाओगे। कंसेप्ट जो है आपके अमूजा सीमेंट की तरह कठोर हो जाएंगे, टूटने से भी नहीं टूटने वाले हैं। अब आप कहोगे सर ये जो आप मेथड बता रहे हो, इस मेथड को आपने और इंट्रोड्यूस कहाँ से किया है, इसको आज़ाद कहाँ से किया है, आप कहाँ से ले आए ये मेथड? आप कैसे कह सकते हो कि इमेजिनेशन मेथड जो है ये परफेक्ट मेथड है? इस मेथड से यदि हम याद करेंगे सेक्शन को तो हम सेक्शन भूल नहीं पाएंगे, कंसेप्ट को यदि हम याद करेंगे तो कंसेप्ट के सारे इंग्रेडिएंट हमें याद हो जाने वाले हैं। ये आप कहाँ से कह रहे हो? यदि आप कहाँ से कहने की बात करते हो तो मैं एक शख्स को याद करता हूँ जिसका नाम है चाणक्य। आप सबने सुना होगा चाणक्य के बारे में, कौटिल्य के बारे में। बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। इन्होंने एक बात कही थी, वैसे तो बहुत कुछ कहा इन्होंने अपनी बुक के अंदर, लेकिन एक बात इन्होंने कही थी कि इंसान को अपनी गलतियों से तो सीखना ही सीखना चाहिए, लेकिन हमसे पहले जो इंसान गलतियां कर चुका है उसकी गलतियों से भी सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हर रोज हम गलती करें और हर गलती से हम सीखें। कहने का मतलब दूसरों के अनुभवों से भी हमें सीखना चाहिए। तो ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूं, ये मेथड कहीं से भी इजाद नहीं हुए, बल्कि इजाद हुए हैं जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स या जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं कंपटीशंस की, जो जज लग चुके हैं, न्यायाधीश लग चुके हैं, या अन्य फील्ड्स के अंदर अच्छी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर हैं, या जो हमारे टीचर्स लोग हैं, या मेरा खुद का जो अनुभव है, उन अनुभवों से हमने ये तैयार किया है। और उन अनुभवों के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि यदि हम इस मेथड से पढ़ेंगे तो ये मेथड हमारे लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं और हमें कामयाबी या जो हमने सपना देख रखा है उस सपने तक पहुँचाने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। छोटी सी एक बात मैं बताता हूं आपको, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक कंसेप्ट बताने चाह रहा हूं मैं आपको, जैसे कि आपने सुना होगा और यदा कदा आपने देखा होगा, मान लो आपके घर के आसपास एक बिल्डिंग बन रही है, मान लो 10 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। सपोज करो आपकी कॉलोनी के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर एक 10 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। तो हम देखते हैं कि केवल जो मिस्त्री बनाने वाला है वो बिल्डिंग नहीं बनाता, बिल्डिंग के साथ साथ उसका एक आधार बनाता है, उसकी एक नींव बनाता है और कहता है कि नींव जितनी स्ट्रोंग होगी उतनी ही मंजिल जो है, उतनी ही इमारत जो है हमारी क्या होगी, स्ट्रोंग होगी। यदि हमारी नींव में कमी रह गई, यदि हमारी नींव कमज़ोर रह गई तो हमारी जो इमारत है वो क्या है, कमज़ोर हो जाएगी। सर आप हमें ये क्यों बता रहे हो? ये तो मुझे पता है, मैं भी जानता हूं ये आपको पता है, लेकिन इसी बात से मैं एक कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं आपका। जो ये इमारत है, जो हम इमारत खड़ी करने वाले हैं, ये इमारत तो हमारा क्या है, सिलेबस है, जो जुडिशरी एग्जाम्स का हमारे पास दिया हुआ है, हाई कोर्ट हमें देने वाला है। तो ये तो हमारा सिलेबस है, जिस सिलेबस को हमने तैयार करना है, जिस इमारत को हमने क्या करना है, बनाना है। ये 1 बाई 1 हम इसको एक एक मंजिल को बनाएंगे, एक एक लॉ को पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस इमारत को बनाने के लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी है, किन किन मेथड का यूज़ करना है, किन किन तरीकों का यूज़ करना है, वो मेथड, वो तरीके जो हैं वो क्या है, हमारी नींव है। यदि हमारी मेथड मजबूत होंगे, यदि हमारे तरीके मजबूत होंगे तो हमारी इमारत भी ऐसी बनेगी कि जिसको कोई हिला नहीं पाएगा। तो हम केवल इन्हीं मेथड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी इमारत जो है इस कदर मजबूत बन जाए कि हमने जो सपना देखा है हम उस सपने को 100% पूरा कर सकें। अब एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा मैराथन दौड़ होती है। मैराथन दौड़ क्या होती है? 4 किलोमीटर की दौड़ है, 5 किलोमीटर की दौड़ है, 10 किलोमीटर की दौड़ है। उस मैराथन दौड़ के अंदर जब धावक जो है, दौड़ने वाला है, वो दौड़ना शुरू करता है। शुरू के अंदर वो धीरे धीरे दौड़ना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सपोज कीजिए एक धावक है, कुल जो रेस थी वो 5 किलोमीटर की रेस थी,
और इस 5 किलोमीटर की रेस के अंदर उस धावक ने 4.5 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अर्थात अब जो बाकी जो रेस बची है वो केवल 500 मीटर की रेस बची है। जब तक वो व्यक्ति 4.5 किलोमीटर की रेस पूरी करता है वो बुरे तरीके से थक चुका होता है, पसीने में चूर चूर हो जाता है, थक जाता है, ऐसी हालात हो जाती है उसकी कि अब उसको एक कदम भी चलना उसके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसका एक कदम भी चलने का मन नहीं करता है, बुरी तरह से चूर हो गया वो थक हार कर। लेकिन उसी टाइम क्या होता है, उस व्यक्ति को अपनी मंजिल जो है वो सामने नजर आने लग जाती है। ये उसका विनिंग पॉइंट है, अगर वो यहाँ पर पहुँच गया तो जीत जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचता है, इस पॉइंट पर पहुँचता है, जैसे ही उसकी जो शक्ति है, अंदरूनी शक्ति है, वो जवाब देने लगती है कि भाई अब और नहीं भागा जाएगा, अब और नहीं दौड़ा जाएगा, उसी टाइम उसको क्या होता है, अपनी मंजिल नज़र आती है। और जैसे ही उसको अपनी मंजिल नज़र आती है उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, उसके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। वो दुगने जोश के साथ, दुगनी एनर्जी के साथ, दुगने जोर के साथ वो क्या करता है, भागता है और अपनी मंजिल तक पहुँचकर ही दम लेता है। सेम यही बात तो हमारे साथ हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम भी एक बहुत लंबी मैराथन रेस के धावक हैं और हमने भी अपनी इस मैराथन रेस का लगभग 75% जो है कवर कर लिया है। सर कौन सा कवर कर लिया? आप तो झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं भाई, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप LLB कर चुके हो और इस LLB के अंदर आपने लगभग 75% पोर्शन जो है अपने जो जुडिशरी एग्जाम से ही उनका कवर कर चुके हो। आपको दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी आप पढ़ चुके हो। बाकी क्या बचा है, अब तो उसको कंपटीशन के वे में किस तरह से पढ़ना है, वो 25% बाकी बचा है। तो जब हम इतनी रेस को पूरी कर चुके हैं, अरे अब तो कुछ नहीं बचा, हाथी निकल गया, उसकी पूंछ बची है। तो क्या उसकी पूंछ के लिए हमें थकने की जरूरत है? क्या उसकी पूंछ के लिए हमें हारने की जरूरत है? न ही हमें थकने की जरूरत है, न ही हमें हारने की जरूरत है। जिस तरह से वो धावक यहाँ पर 500 मीटर की रेस रहने पर दुगने जोश और दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ता है, उसी तरह से हमें इस 25% के लिए दुगने जोश और दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ना है और अपनी रेस को कंप्लीट करके जो हमारा फाइनल टारगेट है, जो हमारा फाइनल लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुँच के ही दम लेना है। तो इसके लिए करना क्या होगा? करना कुछ नहीं होगा, अपने एप्टीट्यूड के अंदर चेंज करना होगा, अपने अंदर एनर्जी डालनी होगी। अपने जो तैयारी है उसके अंदर इतनी एनर्जी डाल दो कि मंजिल खुद आपसे कहे कि भाई मैं यहाँ हूँ, मुझे अचीव कर लो। और ऐसा हो सकता है, 100% हो सकता है, 1% भी दिक्कत नहीं होगी, 1% भी लेस मात्र भी आपके मन के अंदर सेकंड नहीं आना चाहिए, शिकवा नहीं आना चाहिए कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा। शक नहीं करो बिल्कुल भी। इस 25% में अपनी जी जान लगा देनी है और जैसे ही आप 25% में जी जान लगा दोगे, एक दिन आप जिस मुकाम पे, जिस सपने को आपने देखा है, उसी सपने को आप हासिल कर जाओगे। एक बात याद रखना, न केवल आपको जुडिशरी की जरूरत है, जुडिशरी को भी आप जैसे यंग एनर्जेटिक साथियों की जरूरत है। तो आप अपने लिए नहीं, जुडिशरी के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ तैयारी कीजिए और अपने टारगेट को प्राप्त कीजिए। अभी अभी मैंने आपको धावक की बात बताई, एक रेसर की बात बताई जो दौड़ रहा है और वो धावक दौड़ते दौड़ते 5 किलोमीटर की रेस पूरी कर जाता है। लेकिन उस रेस का एक नियम भी होता है, आपने देखा होगा, जब वो धावक दौड़ने लगता है तो इस तरह से ट्रैक बने होते हैं, 1 नंबर धावक का, 2 नंबर धावक का, 3 नंबर धावक का, 4 नंबर धावक का ट्रैक और 5 नंबर धावक का ट्रैक। इस तरह के ट्रैक बने होते हैं और आपने अनुभव भी किया होगा, कुछ आप में से दौड़ते भी होंगे, मैदान में जाके आपने देखा होगा इस तरह के ट्रैक बने होते हैं। जो 1 नंबर धावक है उसको अपने ही ट्रैक में दौड़ना होता है, 2 नंबर धावक को अपने ही ट्रैक में दौड़ना होता है, 3 नंबर धावक को अपने ही ट्रैक में दौड़ना होता है। अर्थात यदि 3 नंबर धावक इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा तो कभी नहीं जीत पाएगा। उसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही हो सकती है जो अपने ट्रैक के अंदर जोड़े, और तभी वो क्या हो पाएगा, जीत पाएगा। जिस तरह से इस धावक को दौड़ने के लिए 2 बाउंड्री लाइंस फिक्स की जाती है कि आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं, इसी तरह से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी बाउंड्री लाइंस होती है कि आप इन बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं जा सकते। यदि आपने इन बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो आप अपनी रेस को कभी नहीं जीत पाओगे, क्यों? कंपटीशन अलग लेवल का हो चुका है, पहले जैसा कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन अलग लेवल का हो चुका है, तो हमें अलग तरीके से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो अपने आप को इन बाउंड्री वॉल्स के अंदर बांधना पड़ेगा,
सर ये बाउंड्री वॉल्स कौन सी है जी, आप अब कौन सी बाउंड्री की बात करने लग गए। तो भाई मैं कौन सी बाउंड्री की बात कर रहा हूँ ये आपको बता देता हूँ। ये जो बाउंड्री है ये है हमारा सिलेबस। ध्यान से देखना कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तब हमें केवल जो हमारा प्रिस्क्राइब सिलेबस होता है उस एग्जाम के लिए केवल उसी सिलेबस को पढ़ना है। अब हमें ज्ञाता बनने की जरूरत नहीं है, अब हमें विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, केवल उसी सिलेबस को पढ़ने की जरूरत है जो सिलेबस हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रिस्क्राइब जो सिलेबस है उस सिलेबस के बाहर से आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए। और जो सिलेबस है ये भी कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आपको कंपेयर कर देता हूँ। ये आपको पढ़ना है केवल और केवल बेयर एक्ट से, केवल और केवल बेयर एक्ट से। अब तक के जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे प्री एग्जाम हुआ हो, चाहे मेन एग्जाम हुआ हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हुआ हो, आप कोई सा भी एग्जाम कभी का भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, 90% जो क्वेश्चन हैं 90 से 95% होते हैं। मैं मिनिमम लेके चलता हूँ कि मिनिमम 90% क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, बेयर एक्ट से पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे सर एक्स्ट्रा 10% क्वेश्चन का क्या, वो कहाँ से पूछे जाते हैं, उनके लिए हमें क्या करना होगा, 10% क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ध्यान से देखिए 90% क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, वो बेयर एक्ट से पूछे जाते हैं। जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं ना तो हमारे माइंड के अंदर या हमारे स्टूडेंट जो है सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछते हैं, आपके माइंड के अंदर भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बुक कौन सी प्रीफर करें, कौन से एक्ट के लिए हमें कौन सी बुक प्रीफर करनी चाहिए, आईपीसी के लिए कौन सी करनी चाहिए, सीआरपीसी के लिए कौन सी बुक प्रीफर करनी चाहिए। तो मैं अभी आपको ये कहना चाहता हूँ, एक बार जितनी भी आपके पास बुक्स हैं उन सभी बुक्स को एक जगह इकट्ठा कीजिए, उनको अच्छे से प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, उनकी आरती उतारिए और एक जगह पे रख दीजिए। भाई कुछ टाइम के लिए आप क्या कर लो, रेस्ट कर लो। कुछ टाइम के लिए जब तक हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार हम हमारे कंसेप्ट जब तक क्लियर कर रहे हैं तब तक हमारे पास केवल और केवल क्या होना चाहिए, बेयर एक्ट होना चाहिए, केवल और केवल बेयर एक्ट। मैं आपको बता चुका हूं पिछले एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए, 90 to 95% जो पोर्शन है वो केवल और केवल कहां से आता है, बेयर एक्ट से आता है। अब एक्स्ट्रा 10% सिलेबस कहाँ से आता है जी, इस 10% सिलेबस की हम बात करते हैं। तो वापस से मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं। आपने देखा होगा जब भी धावक दौड़ना शुरू करता है तो उस धावक की जो ट्रैक होता है उस ट्रैक के ऊपर कुछ इस तरह की जेब्रा क्रॉसिंग दिए होते हैं और उन जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर या इस तरह के टी पॉइंट दिए जाते हैं, जॉइंट्स दिए जाते हैं। वहां पर उन धावक को छूट होती है कि आप एक दूसरे का ट्रैक क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आप दूसरे ट्रैक के अंदर भी घुस सकते हो। तो जब हम बेयर एक्ट को पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी ऐसे जेब्रा ट्रैक्स आने वाले हैं जहां पर हम बेयर एक्ट की बाउंड्री को पार करते हुए दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ये बाउंड्री कौन सी होगी जहां पर हम दूसरी जगह पे जा सकते हैं, वो बाउंड्री होगी हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट। हमने बेयर एक्ट के अलावा यदि कुछ भी पढ़ना है तो बेयर एक्ट के अलावा हमें केवल और केवल एक चीज पढ़नी है, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कई बार ऐसा सुप्रीम कोर्ट करता है कि जब अपने जजमेंट देता है तो उस जजमेंट के अंदर बेयर एक्ट की किसी सेक्शन को या तो छोटा कर देगा, कट कर देगा। मान लो इतना बड़ा हमारा सेक्शन था, उसके किसी एक पार्ट को कट कर देता है। या सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, बेयर एक्ट के उस सेक्शन को, मान लो इतना बड़ा सेक्शन था, उसको खींचकर एक्सपेंड कर देता है। तो उस दोनों ही स्थिति के अंदर, दोनों ही सिचुएशन के अंदर, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उस सेक्शन को कट कर दिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उस सेक्शन को बड़ा कर दिया हो, एक्सपेंड कर दिया हो, मतलब उस सेक्शन के अंदर कुछ नया जोड़ दिया हो, उन दोनों ही स्थिति के अंदर हमें बेयर एक्ट से बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट की उस लैंडमार्क जजमेंट को भी पढ़ना पड़ता है। और जो मैंने आपको 10% एक्स्ट्रा चीज बताई थी कि 90% जो है ये तो बेयर एक्ट से आने वाला है, और जो 10% एक्स्ट्रा जो आने वाला है वो कहाँ से आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से आने वाला है, या मैं कह दूं केस लॉ की स्टडी से आने वाला है। तो 90% पोर्शन हमारा यहाँ से आता है, बेयर एक्ट से आता है, 10% पोर्शन हमारा आता है केस लॉ की स्टडी से आता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि ये 10% कौन सा होगा। एग्जाम्पल के लिए अभी आप
मैं यहाँ पे आईपीसी के किसी सेक्शन का नाम जिक्र करने वाला हूँ, लेकिन आपसे मैं कहूँगा कि आज की क्लास के अंदर या अभी कुछ से क्लासों के अंदर जो हम आगे आने वाले क्लासों में अटेंड करने वाले हैं, उन क्लासों के अंदर आप सेक्शन के बारे में चिंता मत कीजिएगा। सेक्शन कैसे याद करने हैं वो सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिएगा। वो मेरी जिम्मेवारी है कि आपको एक एक सेक्शन कैसे याद करवाता हूँ, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिएगा। अभी केवल समझाने की दृष्टि से मैं आपको आईपीसी के एक सेक्शन का नाम लिख रहा हूँ, वो जो सेक्शन है सेक्शन 168। अभी आप टेंशन मत लेना, और यदि आपको पता है इस सेक्शन के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, यदि पता नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सीखेंगे, आगे सीखने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। हमने जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम पढ़ रहे हैं केवल इसीलिए तो हमें नहीं आ रहा है और उसको हमने सीखना है। तो आईपीसी सेक्शन 108 के अंदर क्या कहते हैं कि जो भी 168 के अंदर क्या लिखा हुआ है, यदि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है तो वो पब्लिक सर्वेंट किसी भी तरह के ट्रेड के अंदर शामिल नहीं हो सकता, किसी भी तरह के व्यापार के अंदर शामिल नहीं हो सकता, वो अपना पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकता। मंशा इनकी स्पष्ट है कि यदि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी सरकारी ऑफिसर जो है या सरकारी कर्मचारी जो है, यदि वो सरकारी पद पे होते हुए यदि प्राइवेट काम करेगा तो अपने सरकारी पद के साथ या जो उसका ड्यूटीज है, कर्तव्य जो है, उसके साथ वो जजमेंट नहीं कर पाएगा, उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा, किसी न किसी तरीके का उसके साथ अन्याय करेगा, तभी वो अपने प्राइवेट काम को टाइम दे रहा है। यदि प्राइवेट काम को टाइम दे रहा है तो अपनी जो पब्लिक ड्यूटी है उसको वो सर्व नहीं कर रहा है। तो इसलिए रोका गया है सेक्शन 168 के अंदर कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है वो क्या नहीं कर सकता, किसी भी तरह का पर्सनल व्यापार नहीं कर सकता, पर्सनल ट्रेड नहीं कर सकता, पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कंवर सिंह कक्कड़ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। कंवर सिंह कक्कड़ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, जो भी डॉक्टर हैं वो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, सेक्शन 168 के अंदर लिखा हुआ है कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी तरह की प्राइवेट पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता है। लेकिन जब इस जजमेंट को सुना रही थी सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने क्या कह दिया कि जो डॉक्टर लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पेशा है वो पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है, पब्लिक को हेल्थ मिलनी जरूरी है। वो आपको पता है आर्टिकल 21 के तहत ही हमारा जो है फंडामेंटल राइट भी है, जीने का अधिकार के तहत। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया। आर्टिकल 168 के अंदर मान लो ये दिया होता है एक्सेप्शन के तौर पे और लिखा होता कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट ट्रेड नहीं कर सकता, और एक्सेप्शन में लिख दिया जाता कि डॉक्टर जो है वो कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को देखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन 68 तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी पब्लिक सर्वेंट ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कहता है कि डॉक्टर लोग कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 168 के आगे कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया है जो उसके अंदर ऑलरेडी नहीं था, उस एक्ट के अंदर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट यदि सेक्शन के अंदर मेन सेक्शन जो हमारा है बेर एक्ट का, उसके अंदर कुछ ऐड कर देगा या उसमें से कुछ घटा देगा, तो केवल उसी सूरत के अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये वो लूप होल है, ये वो 10% हिस्सा है जहां पर हमें अपने ट्रैक को पार हम कर सकते हैं। अदरवाइज हमें जो अपनी बाउंड्रीज हमने जो बांध रखी है अपने लिए, बी फॉर बाउंड्रीज, बी फॉर बेयर एक्ट, बाउंड्रीज हमारी क्या है, बेयर एक्ट, तो हमें केवल और केवल बेयर एक्ट तक ही सीमित रहना है। तो सर क्या बुक्स को हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है? बुक्स हमारे पास केवल और केवल मेंस की आंसर राइटिंग में काम आने वाली है, वो भी तब काम आने वाली है, कंसेप्ट जो हमारे हैं वो सभी के सभी बेरेक्ट से कंप्लीट होने वाले हैं। यदि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर डिफरेंसेस हमसे पूछे जाते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो वहां पर कुछ बुक के ऑथर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से डिफरेंस को डिफाइन किया हुआ है, या कुछ एक आंसर राइटिंग जो है बुक्स के अंदर काफ़ी अच्छे से डिफाइन की होती है। तो जब हम मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर कुछ एक जगह पर 5-10% जगह पर हमारे लिए बुक्स काम की होती है, अदरवाइज किसी भी एरिया में बुक्स हमारे लिए काम की नहीं है। हमारे लिए केवल और केवल क्या काम का है, बेयर एक्ट। तो सर बेयर एक्ट के अलावा हम क्या करें, क्या केवल बेयर एक्ट ही पढ़ना है? सर बेयर एक्ट तो हमने कई बार पढ़ रखा है, तो अब हम क्या करें? तो भाई अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ रखा है और आप अपनी तैयारी को और मुकम्मल करना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के टेस्ट हैं,
जितने भी प्रीवियस ईयर के, लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर कह दो, प्रीवियस ईयर के जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की जुडिशरी का हो, चाहे वो जेएलओ का एग्जाम हो, एपीओ का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, आप उस एग्जाम को करने की कोशिश कीजिए। चाहे वो प्री एग्जाम हो, चाहे मेन एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू के पूछे गए क्वेश्चन हो, आप उनको कीजिए। आपकी प्रैक्टिस वहाँ से स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो ये तो हमारी बात थी, हमने इस कंसेप्ट से सीखा कि हम अपने आप को बाउंड्री के अंदर बांध देना है और केवल क्या पढ़ना है, बेयर एक्ट को ही पढ़ना है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि हमने इमेजिनेशन मेथड की चर्चा कर ली है। दूसरा, हमने अपने आप को बाउंड्री के अंदर बांध लिया है कि हमें बेयर एक्ट से अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जहाँ जहाँ पर जिस सेक्शन के अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को भी पढ़ते चले जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला फंडा हमारे पास क्या होना चाहिए, अगला तरीका हमारे पास क्या होना चाहिए, अगली अप्रोच हमारे पास क्या होनी चाहिए बेयर एक्ट को पढ़ने की। तो बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए जिस अप्रोच का हमें यूज करना है, जो अप्रोच हमें अपनानी है, उस अप्रोच को मैं कहता हूं, एक रामायण का एक कैरेक्टर है, डिवोशनल कैरेक्टर है, और उसको आप बहुत भली भांति जानते हैं उस कैरेक्टर से, जिसका नाम है हनुमान जी। हनुमान जी से आज हम सीखेंगे कि लॉ कैसे पढ़ना है। अब आप कहोगे सर हनुमान जी ने LLB कब कर ली, हनुमान जी हमें कब सिखाने लगी, इन्होंने कब LLB की? अरे भाई LLB नहीं की होगी, लेकिन वो हमें लॉ के कंसेप्ट बता सकते हैं, वे हमें लॉ कैसे पढ़ना चाहिए वो हमें सिखा सकते हैं। और इसी बात को हम सीखने वाले हैं कि लॉ कैसे पढ़ना चाहिए, हम हनुमान जी से सीखेंगे। रामायण लगभग आप सभी ने देखी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे से ज़्यादा आप रामायण को जानते होंगे, और 100% ऐसा है आप जानते भी हैं। मैं हनुमान जी के 2 इंसिडेंट्स आपको बताना चाहता हूँ रामायण के अंदर। पहला इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जब हनुमान जी समुद्र को लांघकर लंका जाते हैं सीता मैया से मिलने के लिए। जब वो सीता मैया से मिलने जाते हैं तो उनको जो मेन टास्क सौंपा गया था भगवान राम के द्वारा, उनका मेन टास्क ये था कि आपने सीता मैया को हमारी अंगूठी देनी है, और हमारा जो संदेश है कि भाई हम आपको ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द हम आप तक पहुंचने वाले हैं, हमें आपका पता चल चुका है, बहुत जल्द हम आप तक पहुंचने वाले हैं। ये उनका मेन टास्क था कि भगवान राम का संदेश जो है वो सीता मैया तक पहुंचाना है, और ये मेन टास्क उन्होंने बहुत अच्छे से किया, बहुत बखूबी निभाया उन्होंने। लेकिन जब वो अपना मेन टास्क कर चुके थे तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने कुछ एडिशनल काम भी किया, क्या उन्होंने एडिशनल टास्क भी किया? आप सब जानते हैं। तो मेन टास्क तो उन्होंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया, जो काम किया वो तो इसी एडिशनल टास्क के अंदर ही किया। चाहे उन्होंने अपना पेट पूजा करनी हो, चाहे अशोक वाटिका को उजाड़ना हो, चाहे लंका दहन करना हो, चाहे रावण को उसकी राज्यसभा के अंदर जाके ललकारना हो, जो कुछ भी किया था वो तो एडिशनल टास्क था ना। उन्होंने अपना मेन काम तो किया ही किया, साथ ही साथ न जाने कितने ही एडिशनल टास्क उन्होंने कर दिए। अकेला मेन काम नहीं किया, एडिशनल टास्क भी उन्होंने बहुत किए। इसी तरह से मैं दूसरी स्टोरी बताना चाहता हूँ। दूसरी स्टोरी या दूसरा इंसिडेंस यदि हम बात करते हैं तो एक इंसिडेंस आता है कि जब जो लक्ष्मण जी है वो मेघनाद की बर्छी से क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, और जो वेद होते हैं वो उनको बोलते हैं कि भाई संजीवनी बूटी लेके आओगे तभी ये जिंदा हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। वो हिमालय जाते हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, उस टाइम भी उनका मेन टास्क क्या होता है, उनका मेन टास्क होता है भाई आपने जो संजीवनी बूटी है वो बूटी लेके आनी है, ये उनका मेन टास्क होता है। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं उनको समझ नहीं आता, तो भाई मेन टास्क तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ एडिशनल टास्क भी करते हैं। क्या करते हैं, पूरे का पूरा पहाड़ ही उठा के ले आते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों स्टोरी में हम देख रहे हैं कि उन्होंने मेन टास्क तो किया ही किया, मेन टास्क यहाँ भी छोटा सा था, मेन टास्क उनका यहाँ भी छोटा सा था, वो मेन टास्क तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एडिशनल टास्क भी कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों बातों से, इन्हीं दोनों स्टोरियों से हमें कानून के कंसेप्ट सीखने हैं। कानून का कंसेप्ट क्या है, कानून का कंसेप्ट ये है, जब भी हम किसी कंसेप्ट के बारे में जानें, जब भी हम किसी सेक्शन को पढ़ने की शुरुआत करें, तो हम उस सेक्शन को तो पढ़ें ही पढ़ें। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। जब भी हम किसी सेक्शन को पढ़ें, हम उस सेक्शन को तो पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन उस सेक्शन के साथ ही साथ उस सेक्शन से संबंधित जितने भी सेक्शन हैं
उससे रिलेटेड जितने भी सेक्शन हैं उन सभी सेक्शन को भी हम वहीं पर पढ़ डालें। हम मेन टास्क तो करें ही करें, संजीवनी बूटी तो लेके ही आए, साथ ही साथ पूरे के पूरे पहाड़ को भी उठा के ले आए, ताकि जो भी हमारे कंसेप्ट है वो कंसेप्ट एक ही जगह पे क्या हो जाए, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज करो, आप एग्जाम्पल देके बताता हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सपोज करो आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कोई प्रोविजन पढ़ रहे हो, या सपोज करो आप कोई सेक्शन पढ़, हाँ चलो आप मान लो MCQ कर रहे हो कोई, ठीक है। आपने क्या किया, एक दिन आप बैठे, आपने प्रीवियस पेपर उठाया और प्रीवियस पेपर के अंदर आपने कोई MCQ करना शुरू किया, और उसके अंदर मान लो एक MCQ आ गया CRPC 306, CRPC 306 के बारे में MCQ आ गया। क्या है, फिर मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि आप इस बात की टेंशन मत लेना कि सेक्शन क्या कहते हैं। मुझे 306 के बारे में नहीं पता, पहले सर IPC 168 के बारे में बता चुके हैं, वो मुझे नहीं पता। अरे कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं लो भाई, बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास, हम यही करने वाले हैं, सेक्शन को रटने वाले हैं। सेक्शन एक सेक्शन हमारे पास अच्छे से याद हो जाएगा, उसकी आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। CRPC 306, जिनको CRPC 306 के बारे में पता है उन्होंने इसको रिवॉल्व भी कर लिया होगा। क्या है, एक होता है एक्यूज, जिसको हम कहते हैं अभियुक्त, और एक होता है को एक्यूज, जिसको हम कहते हैं सह अभियुक्त। कंसेप्ट बता रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रहा है 306 के बारे में कोई दिक्कत नहीं, हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप कंसेप्ट पढ़ो कि मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाहता था। हम हनुमान जी की जो अप्रोच है, उनसे जो हमें लो पढ़ना सीखा है, वो लो हमारा क्या है, मैं केवल उसको बताना चाहता हूँ। 306 कहता है कि मान लो दो आदमी हैं, दोनों आदमियों ने दो या दो से ज्यादा, मैं दो की बात कर रहा हूँ, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यदि इतने आदमी हैं, उन्होंने साथ मिलकर यदि कोई ऑफेंस किया है, उन्होंने इकट्ठे मिलकर कोई ऑफेंस किया है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सह अभियुक्त कहलाते हैं। एक अभियुक्त हो गया, बाकी सब क्या हो गया, सह अभियुक्त कहलाते हैं। तो यदि ये जो सह अभियुक्त हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली आपको ये पता है कोई भी ऑफेंस होता है वो किसके खिलाफ होता है, सरकार के खिलाफ होता है। जितने भी ऑफेंस होते हैं सभी के सभी ऑफेंस किसके खिलाफ होते हैं, सरकार के खिलाफ। क्योंकि ऑफेंस करने वाला बेसिकली क्या कर रहा होता है, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को चुनौती दे रहा होता है। सरकार ने क्या कहा है, आपने ये अपराध नहीं करना, आपने चोरी नहीं करना, ये कानून के अंदर लिखा है। सरकार ने कानून बना के लिख दिया कि आप हमारे राज्य के अंदर रहना है तो आप चोरी नहीं कर सकते। वो आदमी चोरी कर रहा है तो क्या कर रहा है, सरकार के द्वारा बनाए गए उस कानून को चुनौती दे रहा है। इसलिए माना जाता है कि हर ऑफेंस जो होता है वो किसके खिलाफ होता है, स्टेट के खिलाफ होता है, सरकार के खिलाफ होता है। तो जब इन लोगों ने सरकार के खिलाफ वो ऑफेंस किया तो सरकार क्या करती है, स्टेट क्या करता है कि जितने भी ये आरोपी थे उनमें से किसी एक आरोपी को पकड़ती है, उसको कहती है भाई तुम ऐसे कर, तू सारी बात सच बता दे, तू सरकारी गवाह बन जा उन लोगों के खिलाफ, जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ सरकारी गवाह बन जा। तू सरकार की तरफ से अपनी गवाही दे दे कि हमने सबने मिलकर ये काम किया था, ये लोग शामिल थे। यदि तू सरकारी गवाह बन जाएगा तो हम तेरी सजा क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, तुझे पार्डन दे देंगे, समाधान दे देंगे। ये कहां पर लिखा हुआ है, 306 के अंदर। चलो बीच में मुझे एक बात याद आ गई, अभी हमने पहला मेथड पढ़ा था कि सब हम जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो कैसे पढ़ने वाले, इमेजिनेशन मेथड से पढ़ने वाले हैं, या जो अब तक हमने इमेज पढ़ी है वो उन इमेज को हमारी माइंड के अंदर ला के पढ़ने वाले हैं। जैसे ही मैंने आपको 306 के बारे में कहा, मेरे माइंड के अंदर एक इमेज आ गई। एक मूवी हम सब ने देखी है, 3 इडियट, है ना। 3 इडियट मूवी के अंदर जो राजू रस्तोगी था और जो आमिर खान था या फरहान था, ये तीनों मिलके कहाँ जाते हैं, जो प्रिंसिपल था वायरस जिसको वो कहते हैं, उसके गेट पे जाते हैं और जो कांड करके आते हैं उसके बारे में आप सबको पता है। अगले दिन जब प्रिंसिपल जो है राजू रस्तोगी को अपने रूम के अंदर बुलाता है और रूम के अंदर बुलाने के बाद वो एक लेटर लिखता है जिसके अंदर लिखता है कि मैं आपके बेटे को क्या करने वाला हूँ, सस्पेंड करने वाला हूँ। वो अपना हाथ रोक देता है और वो कहता है कि सर मेरा क्या हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरी माँ मर जाएगी, मेरा बाप मर जाएगा, उनका सपना ये है जी, ऐसे वैसे। तो जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो मैंने रानी क्या कहता है वहां पे, क्या कहता है कि तुम अपना नाम काट दो, यहाँ पर रणछोड़ दास चांचड़ का नाम लिख दो, आप मेरे गवाह बन जाओ, आप ये कह दो कल जो वारदात हो रही थी उस वारदात के अंदर रणछोड़ दास चांचड़ आपके साथ था,
मैं आपकी सजा क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा, आपको मैं रेस्टिगेट नहीं करूंगा। मैं रेस्टिगेट किसको कर दूंगा, रणछोड़दास चांचड़ को। वहां पर जो प्रिंसिपल है वुमेन ईरानी है, रियल में क्या कह रहा है, 306 की तो बात कह रहा है। तो अब तक आपको 306 याद था या नहीं था, इस एग्जाम्पल से आपको जो मैंने समझाया उस डेफिनेशन से आपको 306 याद आया नहीं आया। लेकिन अब जब आपके माइंड के अंदर वो इमेज आ गई, वुमेन ईरानी की इमेज आ गई, राजू रस्तोगी की इमेज आ गई, रणछोड़दास चांचड़ का वो सीन जो आपके माइंड के अंदर जब घूम रहा होगा, तो आप 306 को कभी भूल ही नहीं पाओगे। भूल के दिखाना आप 306 को। अब जब भी 306 आपके माइंड के अंदर आएगा, आपके सामने 3 इडियट मूवी का वो सीन आ जाने वाला है। तो इसी तरह से एक एक सेक्शन को जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम इमेजिनेशन मेथड के मामले बारे में के तरीके से पढ़ेंगे। जो अब तक हम पढ़ चुके हैं ना, जो अब तक हम सीन देख चुके हैं, उन्हीं सीन को रिक्रिएट करेंगे और उनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में इन सेक्शन से जोड़ने वाले हैं। जैसे ही हम उन सीन को इन सेक्शन के साथ जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, हमारा माइंड अपने आप इनको कैच करेगा। हर सेक्शन बोल बोल के कहेगा कि हाँ भाई मैं याद हूँ, मैं याद हूँ, मैं याद हूँ, बोल के दिखा। अरे कैसे भूल जाओगे, भूल ही नहीं पाओगे। तो बात क्या कर रहा था मैं, समाधान की बात कर रहा था 306 के अंदर। तो आप जब पढ़ने लगे, एमसीक्यू करने लगे, तो आपने समाधान पढ़ना था। भी सहायक युक्त को समाधान कब किया जाएगा, तो आपने पढ़ा सेक्शन नंबर 306 के अंदर किया जाएगा। तो देखना 90% स्टूडेंट, 90 क्या 95% स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो केवल और केवल सेक्शन नंबर 306 को ही पढ़ेंगे और अपना एमसीक्यू सोल्व करेंगे और आगे निकल जाएंगे। केवल और केवल सेक्शन नंबर 306 को पढ़ा, अपने एमसीक्यू सोल्व किया और क्या निकल गए, आगे निकल गए। लेकिन कुछ एक सिरफिरे लोग ऐसे भी होंगे, केवल 5% लोग, 95% लोग तो ऐसे होंगे, 5% लोग जो हैं वो सिरफिरे इस तरह के भी होंगे जो 306 को भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, 307 को भी पढ़ेंगे। 306 और 307 में तो अंतर है ही नहीं। 306 में क्या है, 306 में ये जो पावर है ये किसको दी गई है, ट्रायल कोर्ट को दी गई है। 307 के अंदर क्या है, 307 के अंदर है कि यदि ये केस जो है आपका किसी दूसरे न्यायालय के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, किसी दूसरे कोर्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, तो जिस कोर्ट के अंदर आपका केस ट्रांसफर हुआ है उस नए कोर्ट को भी ये परमिशन, ये पावर मिलती है कि वो क्या कर सकता है, पार्डन कर सकता है। तो 306 और 307 में तो दिक्कत ही नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ लोग 307 को भी पढ़ें, लेकिन जो लोग कुछ हटके करना चाहते हैं वो लोग 308 को भी पढ़ेंगे कि भाई यदि वो पहले तो कह दिया ठीक है मैं कर लूंगा, बाद में मुकर गया तो क्या होगा। जब आप ये पढ़ोगे तो आपके माइंड के अंदर ये भी आ सकता है यार उसने कह दिया मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूं, वो बन भी गया सरकारी गवाह, लेकिन जब वो गवाही देने लगा, जो बात करने लगा, तो उसने क्या है, जो बात की वो गलत बात कह दिया, उसने फॉल्स एविडेंस दे दिया, उसने अपनी गवाही क्या दे दी, झूठी दे दी। यदि वो अपनी गवाही झूठी दे देगा तो क्या होगा, जैसे ही आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आया कि यदि उसने फॉल्स एविडेंस दे दिया तो आपके माइंड के अंदर हाथों हाथ क्या स्ट्राइक होगा, आईपीसी का सेक्शन 191 जो क्या किसी से डील करता है, फॉल्स एविडेंस से डील करता है। न केवल आईपीसी, आपको इसके साथ साथ आपको आपके माइंड के अंदर स्ट्राइक होना चाहिए इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के भी आपके माइंड के अंदर 2 सेक्शन स्ट्राइक होने चाहिए। पहला जो सेक्शन स्ट्राइक होना चाहिए वो होना चाहिए इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 30, दूसरा होना चाहिए कौन सा, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 131। सेक्शन 30 क्या कहता है कि यदि आपको एक्यूज जो है उसकी जो बात है उसको अगर किसी के खिलाफ यूज करना चाहते हो तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब आप दोनों का क्या कर रहे हो, ज्वाइंट ट्रायल कर रहे हो, एक साथ ट्रायल कर रहे हो, चाहे अलग अलग कमरे में कर रहे हो लेकिन कर तो एक साथ रहे हो। 131 क्या कहता है, 131 सिंपल सी बात कहता है, एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूं, सिंपल सी बात कह रहा है कि जो आपका कोई एक्यूज है उसके स्टेटमेंट को आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है, आपके खिलाफ विटनेस के रूप में यूज किया जा सकता है। तो एक जो था कैंडिडेट था उसने केवल 306 पढ़ा, मैक्सिमम कितना पढ़ा होगा, 307 पढ़ा होगा, लेकिन जिस कैंडिडेट के मन में क्यूरियोसिटी थी उसने 306 भी पढ़ा, 307 भी पढ़ा, 308, ये 3 तो सीआरपीसी के अंदर पढ़े, और वो केवल इसी बेर एक्ट तक सीमित नहीं रहा, सीआरपीसी तक सीमित नहीं रहा, वो फॉल्स एविडेंस के मामले में आईपीसी को भी पढ़ने लग गया, उसने इंडियन एविडेंस एक्ट के भी सेक्शन 30 और सेक्शन 131 को रिकॉर्ड कर लिया। मतलब लेने संजीवनी गए थे, संजीवनी नहीं लेके पूरे का पूरा पहाड़ लेके आ गए। यदि आप इस तरीके से पढ़ोगे, अरे
सेक्शन आपको बोल बोल के कहेगा भाई मैं याद हूँ, भूल के दिखा। अरे भूल के दिखाओ, कैसे भूल जाओगे, भूल ही नहीं पाओगे। और हमेशा याद रखना, ये 5% लोग ऐसा करते हैं और ये 5% लोग वही हैं जो लाइन के इस पार खड़े हैं। 95% लोग वो हैं जो एक भीड़ का हिस्सा है, और 5% लोग जो हैं वो ये है अदर साइड ऑफ द लाइन खड़े हैं, और वो अपने आप को कामयाब करने वाले हैं। और डेफिनेटली वो लोग क्या हैं, कल को हमें जुडिशरी सर्विस के अंदर बैठे हुए मिलने वाले हैं। तो हमें अपनी अप्रोच को वाइड करना होगा, अपने आप को क्या है, थोड़ा सी माइंड को खोलना होगा। एक ही एक्ट तक हमें सीमित नहीं रहना है, क्योंकि अब तक हमने ये पढ़ा तो है, सब कुछ हमने पढ़ा है, लेकिन लॉ को अब तक हमने कभी भी इस तरीके से पढ़ने का ट्राई ही नहीं किया। एक बार आप लॉ को इस तरीके से पढ़ने का ट्राई कीजिए। अगर आप लॉ को इस तरीके से पढ़ने लग गए, समझने लग गए, तो दावा है मेरा आपसे, आपके साथ आंखों में आंखें मिला के, आपके साथ आई कॉन्टैक्ट करके मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। और ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, इस मेथड को मैंने एक नया नाम दिया है, इस नए नाम से जाना जाता है, और वो क्या है, लिंकिंग मेथड। क्या नाम है, लिंकिंग मेथड। तो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, पहला मेथड मैं आपको बता चुका हूं, इमेजिनेशन मेथड। और इमेजिनेशन मेथड का मैंने आपको एग्जांपल बताया, सेक्शन 306 राजू रस्तोगी, वो मैंने ईरानी। शायद आपके माइंड के अंदर ये पिक्चर जो है, ये सीन जो है बैठ चुका होगा। अब आप शायद इस सीन को नहीं भूलने वाले। इमेजिनेशन मेथड की मैंने प्रैक्टिकलिटी आपको बता दी, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, लिंकिंग मेथड। लिंकिंग मेथड क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा और चर्चा कर लेता हूं। लिंकिंग मेथड के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे डील करने वाले हैं। यदि हमने 1 महीना भी इस मेथड से पढ़ने शुरू कर दिया ना, हम पढ़ने लग गए, तो आप यकीन मानिएगा, आप अपने आप से कहोगे कि वाह सर मजा आ गया। मजा नहीं आए तो आप कहना। किस मेथड की बात कर रहा हूं मैं, लिंकिंग मेथड। लिंकिंग मेथड क्या है, बेसिकली लिंकिंग मेथड कहता है कि मान लो हम सेक्शन नंबर कोई है, 1 नंबर सेक्शन हमने पढ़ना शुरू किया। जब हम पढ़ने लगे तो हमने ध्यान से देखा कि इस सेक्शन का कनेक्ट जो है वो सेक्शन नंबर 5 से भी है। साथ में हमने देखा जो सेक्शन नंबर 1 है, इसके में जो बात की गई है वो कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर 11 के अंदर भी आ रही है। ये तो उसी एक्ट की थी। साथ ही साथ हमने देखा कि उस एक्ट की नहीं, ये जो दूसरा बेयर एक्ट है हमारे पास कोई, उस दूसरे बेयर एक्ट के अंदर भी मान लो सेक्शन नंबर 5 के अंदर, सेक्शन नंबर 7 के अंदर भी वैसी ही बातें आ रही है। तो हम एक तो मेथड था जो अब तक हम यूज करते आ रहे थे कि हमने केवल सेक्शन नंबर 1 को पढ़ा, छोड़ दिया, बात खत्म, फिनिश। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस सेक्शन नंबर 5 को भी पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 11 को भी पढ़ेंगे, दूसरे बेयर एक्ट के अंदर भी जाएंगे, तीसरे बेयर एक्ट के अंदर भी जाएंगे, 5 सेक्शन नंबर दूसरे बेयर एक्ट के जो सेक्शन है उनको भी पढ़ने वाले हैं। मतलब हम अपने नेटवर्क को इस तरह से फैला देंगे कि हर सेक्शन हमारे पास खुद चल के आएगा कि भाई मैं याद हूँ, भाई मैं याद हूँ। अरे क्यों भूलना चाहता है, मैं तो याद हूँ। कैसे नहीं याद होगा भाई सेक्शन। चैलेंज करते हैं सेक्शन को, भाई तू भूल के तो दिखा। अरे भूल ही नहीं पाएंगे हम। इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप कहोगे सर, फिर वही बात कि सर आप मेथड लाए कहां से, ऐसे थोड़ी होता है सर, ऐसे तो हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमें तो आज तक वही बताया गया है सर, भी सेक्शन नंबर 1 से शुरू करो, 511 तक पढ़ लो, आईपीसी खत्म, सेक्शन नंबर 1 से शुरू करो, 494 तक पढ़ो, सीआरपीसी खत्म। हमें सर यही बताया गया है, हम तो इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब भी कोई नया एक्ट बनता है, एक्ट को बनाने के लिए एक असेंबली बैठती है, जिस तरह से हमारे संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बैठी थी, इसी तरह से जब विधायिका किसी एक्ट को बनाने लगती है तो कुछ मेंबरों की कमेटी बैठती है। वो कमेटी क्या करती है, वो कमेटी उस एक्ट को तो बनाती ही बनाती है। जैसे ही वो उस एक्ट को बनाती है, साथ ही साथ वो क्या करती है, उस एक्ट का प्रभाव कहाँ कहाँ पर, कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से एक्ट के अंदर बनने वाला है, उस एक्ट का प्रभाव कहाँ कहाँ पर, किस हद तक, किस किस एक्ट के अंदर जाने वाला है, वो उन सभी बातों को विचार करती है। मान लो उसका प्रभाव एक्ट नंबर 1 पे भी जाने वाला है, एक्ट नंबर 2 पे भी जाने वाला है, 3 पे भी जाने वाला है, 4 पे भी जाने वाला है, 5 पे भी जाने वाला है। तो वो उन सभी एक्ट के अंदर जहाँ जहाँ पर इस एक्ट का प्रभाव होने वाला है, उन सभी के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस करती ही करती है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा, आईटी एक्ट हमारा बना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हमारा बना था, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का प्रभाव जहां जहां पर पड़ा था,
चाहे उसका प्रभाव आईपीसी के अंदर पड़ा हो, चाहे उसका प्रभाव सीआरपीसी के अंदर पड़ा हो, चाहे उसका प्रभाव इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पड़ा हो, तो हर जगह के अंदर चेंजेस किए गए थे। चाहे एविडेंस को लेने के मामलों में हो, चाहे आईपीसी के अंदर जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, अभिलेख हैं, उनके मामले में बातें हो, चाहे सीआरपीसी के अंदर बात हो, तो हर जगह पर चेंजेस किए गए। जब हमने क्या बनाया, आईटी एक्ट बनाया। तो जब कानून बनाया जाता है तब भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ कहाँ होने वाले हैं। या मैं कह दूं एक ही बात, कानून के अंदर यदि एक शब्द भी लिखा जाता है तो ये देखा जाता है कि ये शब्द दूसरे कानून के अंदर कहाँ कहाँ पर है, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर है। मतलब कानून बनाते टाइम उसी मेथड को यूज किया जाता है जिस मेथड की चर्चा मैंने अभी पहले की थी, कुछ टाइम पहले की थी। इसको हमने कहा था लिंकिंग मेथड। न केवल कानून बनाते टाइम, मैं आ जाता हूं दूसरा, इसकी अप्रोच के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर आ जाता हूं। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जुडिशरी जब जजमेंट देने लगती है, जब कोई भी जुडिशरी जजमेंट देने लगती है, तब भी वो किसी एक एक्ट तक सीमित नहीं रहती है। तब भी वो अपराध को या ऑफेंस को या उस जिस भी मामले में ऑर्डर देने वाली है, उस ऑर्डर को हर एंगल से, हर एक्ट के एंगल से जांचती है, परखती है, उसके बाद अपना क्या सुनाती है, जजमेंट सुनाती है। हाँ, वो बात अलग है कि वो अपने केवल उसी क्वेश्चन तक डिपेंड करती है, क्वेश्चन को डाइवर्ट नहीं करती। उसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो हर एक्ट को खंगालती है और उसके बाद वो अपना क्या करती है, जजमेंट सुनाती है। जब एक्ट को बनाने वालों ने लिंकिंग मेथड को यूज किया, जब जजमेंट सुनाने वालों ने लिंकिंग मेथड को यूज किया, तो जो हम बीच की कड़ी हैं, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट, तो हमें लिंकिंग मेथड को यूज क्यों नहीं करना चाहिए? तो क्या ये मेथड मैंने इजाद किया? अरे नहीं भाई, ये तो एक बनाने वालों का इजाद किया हुआ है। ये जो मेथड है ये तो किसका इजाद किया हुआ है? ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट सुनाने वालों का इजाद किया हुआ है। जब कानून बनाने वाले इस मेथड को यूज कर रहे हैं, जब जजमेंट सुनाने वाले इस मेथड का यूज कर रहे हैं, तो हम स्टूडेंट लोगों को इस मेथड का यूज क्यों नहीं करना चाहिए? हमें भी इस मेथड का यूज क्या करना चाहिए? 100% यूज करना चाहिए। जब हम इन मेथडों का यूज करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट होने लगेगा, हमारे माइंड के अंदर अपने आप आने लगेगा। जिज्ञासाएं जो है ना, वो जिज्ञासाएं अपने आप हमारे माइंड के अंदर आने लगेगी और हम बड़ी ही आसानी से बेयर एक्ट को, कानून को, हमारे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। अभी मैंने एक बात कहा, इंटरेस्ट। किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि किसी काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस काम के साथ आप जजमेंट नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप उस एग्जांपल से समझिएगा। सपोज करो आप अपने दोस्त की शादी में गए, सपोज कीजिएगा, और आपने अपने दोस्त की शादी में गए, इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया, अच्छा वासा इंजॉय किया, जो करना था वो सब कुछ किया और आप घर आ गए। महीने बाद, 2 महीने बाद आपके दोस्त का फ़ोन आपके पास आता है और आपका दोस्त कहता है कि भाई मेरी शादी का एल्बम जो है वो आ चुका है, चल आज अपने एल्बम देखते हैं। आप उसके घर चले गए एल्बम देखने के लिए। जब आप अपनी शादी का, जब आप उसकी शादी का एल्बम देख रहे थे, अपने दोस्त की शादी का एल्बम देख रहे थे, तो ईमानदारी के साथ बताना कि आप उसकी शादी के एल्बम में सबसे ज़्यादा क्या खोज रहे थे? आपकी निगाहें किसको ढूंढ रही थी? क्या आपकी निगाहें आपके दोस्त को ढूंढ रही थी? क्या आपकी निगाहें आपके दोस्त की बीवी को ढूंढ रही थी? आपका एक ही जवाब होगा, सर हमारी निगाहें सबसे पहले ये ढूंढ रही थी कि इस फोटो एल्बम के अंदर हमारी पिक्चर कहाँ कहाँ पे है। ऑब्वियस है भाई, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है वहीं पर आप खोजोगे। तो ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट होगा ना, हम उस चीज़ को अपने आप ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेंगे। तो जब हम उस फोटो एल्बम को ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, तो उसके अंदर हम हमारी फोटो ढूंढ रहे थे। भाई उसने 50,000 रुपये, लाख रुपए खर्चा किया बेचारे ने, क्या इसलिए खर्चा किया कि आप अपनी फोटो ढूंढो? नहीं ना, वो बैठा था तो हो सकता है कि हम उसकी तारीफ कर दें, भाई तो हाँ क्या यार अच्छी शेरवानी तुझे जच रही है, क्या यार लहंगा है, ऐसा वैसा हम उसकी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन रियल में हमारे पास माइंड के अंदर क्या चल रहा है कि मेरी फोटो कैसी है, मेरा नाक कैसा है, मेरी आँख कैसी है, मेरी आँख खुली है या बंद है। हम केवल इसी बात को जज करते हैं। मतलब क्या है, यदि हमारे पास कोई किसी भी काम के लिए इंटरेस्ट है तो हम उस बात को ऑटोमेटिकली कैच करने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक उस बात को हम कैच करेंगे। तो सेम ऐसा ही इंटरेस्ट जो है हमें लॉ को पढ़ने में बनाना है।
जब तक हम लॉ को पढ़ने में ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हम अपने आप के साथ और लॉ के साथ, जुडिशरी की पढ़ाई के साथ न्याय नहीं कर रहे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हो सकता है मेरे जो अभी मैं कुछ कहने वाला हूं वो आपको कड़वा लगे, मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए ये बातें जरूरी हैं। यदि आपका इंटरेस्ट है, यदि किसके अंदर, लॉ के अंदर यदि आपका इंटरेस्ट है, आप तभी जुडिशरी की तैयारी कीजिएगा। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है लॉ को पढ़ने में, तो सॉरी टू से आप अपना फील्ड आज से ही चेंज कर सकते हो। इफ़ यू हैव द इंटरेस्ट टू स्टडी इन लॉज ओनली, देन यू कैन फॉरवर्ड दिस मेथड। यदि आपका इंटरेस्ट है, केवल तभी आप इस मेथड से या जुडिशरी की तैयारी को आप क्या कर सकते हो, कैरी ऑन कर सकते हो। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप राम राम कहिएगा, जुडिशरी की किताबों को, एलएलबी की किताबों को राम राम कहिएगा और अपना दूसरा फील्ड चुन सकते हो। इंटरेस्ट जरूरी है। सर इंटरेस्ट है नहीं जी, तो क्या करें भाई? इंटरेस्ट नहीं है और आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो इंटरेस्ट को क्या करो, जगाओ, इंटरेस्ट को क्रिएट करो। सर इंटरेस्ट भी कभी क्रिएट किया जाता है? भाई किया जाता है। अरे अब तक क्रिएट नहीं हुआ होगा, अब क्रिएट होगा, क्यों नहीं होगा भाई? इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए तो हम बैठे हैं, और हम बैठे किस लिए हैं? इंटरेस्ट को जगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आप क्रिएट नहीं कर पाओगे तो आपके पास यही सीन होने वाला है, आप कभी ठो जाओगे। यदि आपने यदि आपने लॉ को पढ़ने में इंटरेस्ट को क्रिएट नहीं किया, तो आप एक बात ध्यान रखना, आप ऐसी फोटो एल्बम को देख रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर जिसके अंदर आपकी एक भी फोटो नहीं है। तो यदि आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में ऐसे एल्बम को देखना जिसमें आपकी फ़ोटो हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट को जगाना पड़ेगा। सर लॉ के अंदर इंटरेस्ट को कैसे जगाएं? ये तो आपने एक नई बात बता दी। क्या लॉ के अंदर भी इंटरेस्ट जगाया जा सकता है? हाँ भाई, लॉ के अंदर ही इंटरेस्ट जगाया जा सकता है। और कैसे जगाया जा सकता है, इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो भी लॉ आप बाहर देख रहे हो, जिसको भी आप थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हो, उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उतार दो। उसको आप फील करो, अपने ऊपर फील करो, अपने रिश्तेदारों के ऊपर फील करो, एक इमेजिन बना लो अपने माइंड के अंदर, उसको फील करने की कोशिश करो, खो जाओ उस लॉ के अंदर, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप जग जाएगा। कैसे? सपोज करो एक दिन टीचर ने आपको कहा कि भाई, ये आपने सुना होगा, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, दो बातें लिखी हुई है हमारे आईपीसी के अंदर। 319 के अंदर डिफाइन किया गया है, 320 में डिफाइन किया गया है, ये डेफिनेशन है। और इसकी पनिशमेंट की यदि हम बात करते हैं तो 323 में इसकी पनिशमेंट है, और इसकी पनिशमेंट की यदि बात करूं तो 325 के अंदर है। फिर बार बार कहूँगा, सेक्शन के बारे में टेंशन मत लेना। सेक्शन अभी याद नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए सेक्शन लिख रहा हूँ। दूसरा, आपको लगे भी ना कि भाई बंदे को सेक्शन याद है इसलिए भी सेक्शन लिख रहा हूँ, तो बड़ी बात नहीं है। आपको सेक्शन याद नहीं है, टेंशन मत लेना, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सपोज करो टीचर ने आपको क्या कहा कि भाई कल आपने हर्ट, हिंदी में इसको कहते हैं उपहति और इसको कहते हैं घोर उपहति। तो आपके टीचर ने कहा कि भाई कल आपने क्या करना है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के अंदर जो डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस को याद करके आना है। आप पढ़ने लगे, आपने ब्रैकेट को खोला, 319 पढ़ा, हर्ट के बारे में पढ़ लिया। 320 के अंदर 8 स्पेशल केसेस दिए हुए थे, आपने उन सभी स्पेशल केसेस को पढ़ा, किसके बारे में पढ़ लिया, ग्रीवियस हर्ट को पढ़ लिया। आधा घंटा आपने लगाया और उनके रट्टे मार लिए, अच्छे से याद कर लिए। तो अब तक जो ट्रेडिशनल मेथड जो यूज़ कर रहे हो, उस मेथड के तहत आप क्या करोगे, आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपने एग्जाम देना है। आप किस लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम देना। एग्जाम का मतलब कि आपको टीचर ने बोला है, भाई आपको टीचर ने बोला है कल सुनूंगा, अगर आपने नहीं सुना तो डंडे मारूंगा। भाई डंडे नहीं मारेगा टीचर, तो बहुत ही एक ही बात है ना, आपसे सुना आपको नहीं है, डंडे मारने जैसी बात होगी आपके। तो टीचर ने कहा सुनूंगा, केवल आपने इसलिए उस चीज को तैयार किया, ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड था। लेकिन मैं आपको कहता हूँ ट्रेडिशनल मेथड से मत पढ़ो, आप इसके अंदर फीलिंग क्रिएट करो। यदि आपने फीलिंग क्रिएट कर ली तो आपका जो इंटरेस्ट है वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। और फीलिंग कैसे क्रिएट होगी, इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगी, आप 2 मिनट मेरे साथ सोच के देखना, केवल 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके मेरे साथ सोच के देखना।
सोचना जो है ना बड़ी बात नहीं है। हमारा जो माइंड है ना, ऊपर वाले ने इस माइंड के अंदर अथाह शक्ति भरी है। हम इसका यूज जैसे चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, जिस सीन को आप सोचना चाहती हो थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर सीन को लाओ, आप अपने आप को सीन के अंदर पाओगे। तो 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ इस सीन को सोच के देखना जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। सपोज करो आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, LLB आप कर चुके हो, आप वकालत करते हो। एक दिन आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे हो, आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे थे, अचानक से आपके पास फ़ोन आता है, और जो फ़ोन आता है आपकी सिस्टर का है, आपकी छोटी बहन है। आपकी छोटी बहन ने आपको फ़ोन किया। क्या फ़ोन किया आपकी छोटी बहन ने कि भाई या बहन जो भी हो, मैं स्कूटी से जा रही थी, पीछे से एक अंकल आई, उनके पास कार थी या उनके पास बड़ी गाड़ी थी, और उन्होंने मुझे क्या किया, हिट किया। जैसे ही उन्होंने मुझे हिट किया मैं नीचे गिर गई, मुझे चोट लगी। जैसे तैसे मैं संभली, जैसे तैसे मैं खड़ी हुई। खड़ी होते ही मैंने क्या किया, उन अंकल को कहा कि अंकल आप देख के नहीं चल सकते क्या, कुछ मैनर्स नहीं है कि, इस तरह की मैंने बातें कही। तो उस अंकल ने अपनी गलती मानने की बजाय मुझे क्या दे दिया, और धक्का दे दिया, जिससे मैं गिर गई और मुझे क्या आगे चोट वाट हो गई, चोट वाट लग गई। और इस टाइम मैं क्या हूँ, हॉस्पिटल के अंदर मेरी पट्टी वगैरह मैं करवा रहा हूँ। ध्यान से देखना, आप एक एडवोकेट हैं, आपकी सिस्टर को, इस सिस्टर का इस तरह से आपके पास फ़ोन आता है, आपने इमेजिन कर लिया होगा। तो जैसे ही आपकी सिस्टर का इस तरह से आपके पास फ़ोन मैसेज आया, कॉल आया, उसने आपको अपनी बात बताई, तो आपके माइंड के अंदर क्या आया होगा, डेफिनेटली आपके माइंड के अंदर क्या आया होगा कि जो ड्राइवर है उस ड्राइवर को मुझे क्या सिखाना है, सबक सिखाना है। अब सबक कैसे सिखाओगे, उसको पीट के तो आने वाले नहीं हो, आप तो क्या हो, लॉयर हो, अच्छे लॉयर हो, कानून के ज्ञाता हो। तो आपके माइंड के अंदर है कि मैं लॉ के माध्यम से, जितनी मैंने लॉ की पढ़ाई की है उसके माध्यम से मैं उसको क्या करने वाला हूँ, सबक सिखाने वाला हूँ। और जैसे ही आप उस व्यक्ति को सबक सिखाने की बात सोचते हो, आप कानून की किताबें उठाते हो, बेर एक्ट उठाते हो, IPC उठाते हो, IPC उठाते उठाते आप घुमाते हो और पहुँच जाते हो सेक्शन नंबर 319 पे। सेक्शन 319 पे पहुँचे, आपने क्या देखा, हर्ट हुई है, मेरी बहन को चोट पहुंची है, उसको मैं 319 में सजा दिलाऊंगा। लेकिन जैसे ही आपने देखा भी 323 के अंदर 319 की सजा दी गई है, तो बहुत कम सजा दी गई है, आपका मन तसल्ली से, आपके मन को तसल्ली नहीं हुई भी नहीं इतनी सजा तो नहीं होनी चाहिए भाई, मामला मेरी बहन का है। तो आपने कहा नहीं, इसको मैं और क्या बनाना चाहता हूँ, ग्रीवियस बनाना चाहता हूँ, ग्रेव बनाना चाहता हूँ। अब आप क्या करोगे, 320 को देखा आपने, 320 के अंदर जो 8 पॉइंट दिए हुए थे उन 8 पॉइंट को देखा। अब आपने उन पॉइंट को, एक एक पॉइंट को बड़ी ही गहराई से देखा। आपके मन में अब क्या है, आपके मन के अंदर ये है कि कैसे मैं उस मामले को 320 के अंदर ले जा सकता हूँ और कैसे मैं उस व्यक्ति को 325 के अंदर सजा दिला सकता हूँ। जब आप इस फीलिंग के साथ कि मैं कैसे उस व्यक्ति को 325 के अंदर सजा दिला सकता हूं, इस फीलिंग के साथ जिस टाइम आप पढ़ोगे तो आपके पढ़ने का अंदाज कुछ और होगा। और जब आप केवल एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे थे, केवल इसलिए पढ़ रहे थे कि मुझे टीचर ने कहा है, तो आपका यहाँ पढ़ने का अंदाज ही कुछ और था। यहाँ पर जो आपने पढ़ा, हो सकता है आपका 2 दिन 4 दिन 5 दिन की आप बात भूल ही जाओ, लेकिन जब आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, इस वे में आप पढ़ रहे होंगे, तो गारंटी है आपसे, आई कॉन्टैक्ट बना के मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब तक जिंदा रहोगे, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उस एक्ट को या उसके जो प्रोविजंस, जो 8 प्रोविजन दिए गए हैं, उन 8 प्रोविजन को आप कभी नहीं भूल पाओगे। 100% गारंटी है। सिंपल भाषा में यदि बात करें तो हर्ट क्या चीज़ है भाई, छोटी मोटी आपको चोट लगी। ग्रीवियस हर्ट क्या है, आपको थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस चोट लगी हुई ग्रीवियस हर्ट है ना, यही तो है छोटी सिंपल भाषा के अंदर। लेकिन जब आपने हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के डिफरेंस को सोचने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाया, थोड़ी सी फीलिंग उसके अंदर क्रिएट की, तो आप उस मैटर को इस तरह से पढ़ गए कि आप जिंदगी के अंदर कभी नहीं भूलोगे। कुछ स्टूडेंट्स इस मामले को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं कि सर हम तो 297 के अंदर ले जा सकते हैं, सर हम 307 के अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर भी ले जा सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर अभी आपको ये नहीं बता रहा कि कौन सा सेक्शन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट आपका बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। भाई सर उसने नेग्लिजेंसी की है, सर 227 क्यों नहीं हो सकता, उसने सर क्या है मेरी बहन को मारने की कोशिश की है, उसके अंदर 307 क्यों नहीं हो सकता। तो आपके अंदर एक नई क्यूरियोसिटी आ जाएगी कि 320 से 325 तो मैंने बढ़ा दिया,
319 से मैंने 320 तो बना दिया है, 323 से 325 तो मैंने बना दिया, 325 को 307 में कैसे कन्वर्ट करूं, आप उसके बारे में भी सोचने लगोगे। कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हमारे पास ग्रीवियस हर्ट है, उस ग्रीवियस हर्ट के बजाय मैं इसको कहाँ ले जाऊं, अटेम्प्ट टू मर्डर के ऊपर ले जाऊं। तो आपकी मैंने क्यूरियोसिटी आएगी ना, जब आप उसको पढ़ोगे तो एक एक इंग्रेडिएंट जो है आपका उस ऑफेंस का आपके माइंड के अंदर ऐसे छप जाएगा जिससे आपके माइंड के अंदर टाइपराइटिंग से किसी ने किताब छाप दी हो। और यही तो हमारा मकसद है, हम एक एक इंग्रेडिएंट को याद करना चाहते हैं, एक एक सेक्शन को याद करना चाहते हैं, और इन सेक्शन के माध्यम से हम हमारी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। आज की क्लास को हम यहीं तक सीमित रखते हैं। उम्मीद करता हूं काफ़ी लंबी हमारी क्लास हो गई। एक बात आप मुझे बताना, मज़ा आया या नहीं आया? आज की क्लास में आपको कैसा अनुभव हुआ, अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। कल अपने फिर मिलेंगे, एक या दो कंसेप्ट की हम बात फिर करेंगे। उसके बाद हम हमारा पहला सब्जेक्ट इंडियन क्रिमिनल कोड जो है, इंडियन पेनल कोड जो क्रिमिनल हमारा एक्ट है IPC, वो शुरू करने वाले हैं। इसी के साथ थैंक यू।